नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे, आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, आरआरबी की, बिहार एसआई की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, सभी में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो लाइक जरूर दबाइएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें पहला सवाल। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत बार ये सवाल बना है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद में से भारतीय स्वतंत्रता के समय, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। सबको ज्ञात होना चाहिए। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत बार यह सवाल बना है। उसके पहले लगातार 6 वर्ष तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उस समय। आइए डिटेल में दिखाते हुए चलेंगे। जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखिएगा, 55वां अधिवेशन था 1946 में, जो मेरठ में वर्ष 1946 में हुआ था। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, आपका फायदा होने वाला है। आइए देखिए अगला सवाल। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद 16 महाजनपद थे टोटल, उनमें से राजधानी पूछा ही जाता है। बिहार से 3 थे, सबको बताया जा चुका है बहुत बार। इसमें कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा। आइए सबका दिखा देंगे आपको डिटेल में, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। मल की राजधानी कुशीनारा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वजी की वैशाली और कौशल की श्रावस्ती। इसलिए ध्यान रखिएगा, सारे का बता दिया गया है। कुशीनारा जो है मल की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वैशाली जो है बिहार में था, वजी की राजधानी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसलिए ध्यान रखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। नोट कर लीजिएगा चारों का। और बिहार के भी हैं, के बारे में बहुत बार बताया गया है। निम्नलिखित देशों में किसको भारत से आईएनएस सिंधुवीर मिला है? किस देश को प्राप्त हुआ है भारत द्वारा आईएनएस सिंधुवीर? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है म्यांमार को दिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। भारत से म्यांमार देश को आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी मिली है। यह भारतीय नौसेना के बेड़े में 10 किलो की पनडुब्बियों में से एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नवीनीकृत किया गया है। पूरी बातों को समझते हुए चलेंगे, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आइए देखें अगला सवाल। स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल और बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है। वह क्या है? कौन सी स्टील का प्रयोग किया जाता है एक्सल और बॉल बियरिंग बनाने में? इसका सही जवाब है क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? बहुत बार ये भी सवाल बना है और ये सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पूरा वीडियो जरूर देखने की कोशिश कीजिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं एग्जाम में। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आइए थोड़ा डिटेल में दिखाते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जहां के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उनके राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 के
अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। ये पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? का सही जवाब है माउंट एलब्रस जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कोंकस क्षेत्र की कोंकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना वृद्धजनों के लिए किया गया है। इसका सही जवाब है बीपीएल नागरिकों के लिए। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना को वर्ष 2017 में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वृद्धों को सहारा पहुंचाने के मकसद से शुरू किया है। इसे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अप्रैल 2017 में की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उन वृद्धों को सरकार की तरफ से व्हील चेयर तथा अन्य सहायक उपकरण दिए जाते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। सवाल बनता है ये ऐसी तरह के, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा और डीजल में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? इसका सही जवाब है पवन ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा डिटेल में दिखा दें। जिन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है वे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। नोट जरूर कीजिएगा। जबकि पवन ऊर्जा, बायोडीजल, सूर्य ताप आदि इसके गैर परंपरागत स्रोत हैं। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हर तरह के एग्जाम के लिए। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, जिसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। इसे भी ध्यान जरूर रखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। नाम सुने होंगे। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे। इसलिए नाम नोट करते हुए चलिएगा। सवाल बनता है और कितने एग्जामों में बन भी चुका है। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की है?
कौन सा एक के द्वारा किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कोविड-19 पर सवाल बन ही रहा है आजकल एग्जामों में। एमपीपीएससी में भी 3-4 सवाल कोविड-19 पे बने हैं। बीपीएससी हो चाहे आरआरबी हो चाहे कहीं भी हो, बनेगा ही सवाल। इसलिए किस अधिनियम के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की गई है? इसका सही जवाब है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का दलिया कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसून प्रदेश, सवाना घास भूमि या शीतोष्ण घास भूमि में से शीतोष्ण घास भूमि जो है रोटी का दलिया कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बताया भी गया है। इसका सही जवाब है राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था। आइए डिटेल फिर भी दिखा दें आपको, ऑडिटर वालों को फ़ायदा जरूर मिलेगा। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पूरी बातों को ध्यान से नोट कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो सवाल बनता ही है यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? दिए हुए जगहों में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या गिरिडीह में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। ध्यान रखिएगा, ये दूसरे नंबर पर है। आइए दिखा देते हैं डिटेल में। रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों में स्थित है। यह 443.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसका कुल भंडार 49.17 बिलियन टन है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के भारतीय राज्यों में फैला है, जो इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बनाया है। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र तलचेर ओडिशा में है, इसे भी नोट कीजिएगा। पहले नंबर पे तलचेर ओडिशा में है और दूसरे नंबर पर रानीगंज है, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ? नागार्जुन स्तूप का निर्माण मौर्य युग में हुआ है, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ये से बनते ही हैं। वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले गुप्त थे, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन थे। आइए डिटेल में थोड़ा दिखा दें। गुप्त संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व में थे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, इसलिए सारी बातों को ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नांकित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक जो है कहाँ की है, सबको ज्ञात होना चाहिए। स्पुतनिक जो है रूस की वैक्सीन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्पुतनिक जो है अंतरिक्ष यान का भी नाम है रूस का, नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। रूस में विकसित कोरोना वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। रूसी भाषा में इसका अर्थ सैटेलाइट होता है। इस वैक्सीन को गेमालिया इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है।
इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया है? बहुत बार ही सवाल ये बना है, सबको ज्ञात भी होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो बनता ही है अधिकतर एग्जामों में ही। इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929 में। आइए डिटेल में दिखा दें, क्योंकि यहाँ से सवाल बार बार बनता है। भारतीय कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। यह अधिवेशन वर्ष 1929 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूरी बातों को एक बार आप समझ जाइएगा, बार बार सवाल यहाँ से बनेगा, गलत नहीं होगा आपसे। वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है। वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का इनमें से क्या कारण है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि या उपरोक्त सभी कारण जो है वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न राज्यों में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ये जो है बिहार में नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? ये भी अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुंह में प्रारंभ होता है। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश किए हुए चावल आजकल ज़्यादा लोग खाते हैं, पॉलिश किए हुए दाल, उससे कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेटस में से पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे, नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? बहुत बार ये भी सवाल बना है और ये जो है इसका सही जवाब है विटामिन के। इसलिए विटामिन पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका रासायनिक नाम सब डिटेल में दिया हुआ है, आप ज़रूर देखें, सवाल बनता ही है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी जो है मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यान से नोट कीजिएगा, सवाल यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बनता है। मानव विकास सूचकांक HDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जा सकता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। HDI का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था, इसे जरूर नोट कीजिएगा। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है हर साल, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।